तो आज हम लोग वेक्टर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पैकेज का। वेक्टर में जो वेक्टर को हम लोग दो टॉपिक में डिवाइड करते हैं। पहले टॉपिक में वेक्टर का इंट्रोडक्शन है, कंपोनेंट है, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। एक्स एक्सिस के साथ एंगल को अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल को अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसी को साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। उसके बाद किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे बदलते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है तो जिधर थीटा है उधर वाला कंपोनेंट ए cos थीटा होगा। इसको यहाँ दिखाया गया, देखिए 50 है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो एक तरफ कंपोनेंट 50 cos 37 होगा। cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है। तो इस तरह से एक कंपोनेंट लिख सकते हैं। इसका दूसरा कंपोनेंट जिधर एंगल नहीं है, जिधर थीटा नहीं दिया हुआ है, उधर साइड sin थीटा होता है। थीटा यही वाला लिखना है। तो इस तरह से sin 37 3/5, तो 15 × 3/5। इस ए वेक्टर जो 50 न्यूटन का इधर की तरफ, उसको हम लोग लिख सकते हैं दो कंपोनेंट में, 40 i कैप प्लस 30। ऐसे वेक्टर का कंपोनेंट बदलने का जरूरत होता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर देखो ऐसे लिखा हुआ 10 इधर की तरफ, तो ये वेक्टर को कंपोनेंट में नहीं बदलना है। इसका तो पता ही है कि 10 i कैप है, तो F1 वेक्टर कितना कह देंगे 10 i कैप। अगर कोई वेक्टर 20 न्यूटन का ऊपर की तरफ है तो इसे भी कंपोनेंट में नहीं बदलना है। इसका तो पता ही कि इसको लिख सकते हैं 20 कंपोनेंट वैसे वेक्टर का बदलते हैं जो वेक्टर किसी एंगल पे हो एक्सिस से, ठीक है, जो एक्सिस पे नहीं है। तो हमने क्या सीखा कंपोनेंट में। अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका एक कंपोनेंट ए cos थीटा होगा, एक कंपोनेंट ए sin थीटा। ये इसको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को x कहें, वर्टिकल कंपोनेंट को y कहें, और अगर आप इस x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड कर दें तो आपको a स्क्वायर मिलेगा। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके दो कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था दो वेक्टर का सम का फार्मूला। अगर वेक्टर a है b है, इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दीजिए तो एक वेक्टर को प्रोड्यूस कर दीजिए, तो इस प्रोड्यूस लाइन का दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल होगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं, थीटा से लिखते हैं। इनका सम क्या फार्मूला होता है, √a² + b² + 2ab, और डिफरेंस का फार्मूला √a² + b² - 2ab। और रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ जो एंगल है उसको अल्फा से लिखते हैं। और इस ट्रायंगल से देखिए ये b लेंथ है, ये लेंथ b cos थीटा, ये लेंथ b sin थीटा, तो ये पूरा लेंथ होता है a + b cos थीटा, ये लेंथ होता है b sin थीटा। तो tan अल्फा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वहां फॉर्मूला लिखा होगा। ये टॉपिक 1 का थ्योरी है जिस पे आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी हम लोग पहले भी कर चुके हैं डिटेल में। तो पहला सवाल जो है, ये सब सवाल आपके पैकेज से लिया गया है। पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर a एंड b इफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हो सकता है कल को ऐसे इक्वेशन ना लिख करके इसी सवाल को कैसे लिखे, इसी को लिखा रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो अगर ऐसा है तो इन वेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर a + b का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, आप इसका फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला इसका, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये इसका फार्मूला हो गया। फिर लिखा हुआ है इक्वल टू, तो लिखे इक्वल टू, और इसका फार्मूला √a² + b² - 2ab। दोनों साइड से रूट कटा, क्या बचेगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। उधर भी a² + b² है, वो भी कटा, -2ab को हम लोग इधर भेज दिए तो क्या मिला, 4ab, और इधर क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो
cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 0/4 AB, तो भी 0, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और उनका सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एक नाम और चलता है, उसी को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक, तो ये पहला सवाल था कि बताइए ए और बी में क्या प्रॉपर्टी होगा अगर ऐसा होता है तो ए और बी कैसे वेक्टर होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल। अगला सवाल लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि दोनों चीज अलग अलग लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ोगे अंग्रेजी में? सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देम। ठीक, ये क्या था? सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। या सीधा सीधा सम और डिफरेंस बराबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सीधा सीधा ए वेक्टर दोनों साइड से कट गया, बराबर बराबर लिखा हुआ है जी, और माइनस बी इधर आके प्लस बी हो गया। 2 वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? तो 2 उधर डिवाइड में गया तो 0/2 0, तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? तो 0 ए के साथ ऐड करो या ए के साथ सब्ट्रैक्ट करो, बात क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर कोई वेक्टर 0 आता है, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बताना चाह रहा है इक्वेशन कि बी वेक्टर कैसा वेक्टर है? बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व कर दिए, आप लोग छापिएगा मत, आप क्वेश्चन सिर्फ लिखिएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। ये मैंने एक सॉल्यूशन आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन को माइंड में फिट करना है, कॉपी पे छापना नहीं है टाइपराइटर टाइप, जैसा सॉल्यूशन सर के छापते हैं। अगला सवाल देखो कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या मतलब कि किसी वेक्टर का एक कंपोनेंट का बात कर रहा है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्या कहना चाह रहा है सवाल कि एक वेलोसिटी है कितने का? 100 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी है मान लीजिए इससे, और इसका जो एक कंपोनेंट होगा, मान लीजिए इधर की तरफ कंपोनेंट थीटा एंगल पे होगा, तो v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या कहोगे? v cos थीटा। ये दिया हुआ है आपको कितना? 50। कितना दिया हुआ है? तो v का वैल्यू तुम लोग को पता है 100, मतलब 100 cos थीटा इज इक्वल्स टू, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। क्या पूछा है? फाइंड अदर कंपोनेंट, इसका दूसरा कंपोनेंट बताइए। निकाल लेंगे, इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट v cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट कितना? आपको इसी का वैल्यू पूछा है, बताइए v sin थीटा कितना? तो v कितना? 100 into sin 60 √3/2, तो 50 √3 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? आसान सवाल है सब, ठीक है? इसलिए हम एक बार खाली दिखा दे रहे हैं कैसे सॉल्व करते सवाल को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा सवाल आसान होते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगला सवाल है कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक एरोप्लेन उड़ा, और कैसे उड़ा? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उड़ा। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 250 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? मतलब इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है, लेकिन इस वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भाई इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखोगे? v cos 30 लिखेंगे ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? भाई हम लोग लिख सकते हैं v into cos 30 कितना होता है? इज इक्वल्स टू 250। तो बताइए v कितना? 2 को उधर भेज देंगे तो 500 बाय किलोमीटर पर आवर। हम लोग से v ही पूछा है, एक्चुअल वेलोसिटी v के बराबर, यही है ना v। इजी पीजी। देखो अगला सवाल कह रहा है कि प्रूफ करिए ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं?
तो अभी हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर का एक प्रॉपर्टी पर है, क्या पर है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले दोनों a प्लस b वेक्टर निकालेंगे। a प्लस b वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को? जैसे बचपन में ऐड करते थे, i वाला i के साथ। जैसे आप i के जगह x y z समझिए, तो कैसे ऐड करते थे? x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला, तो ऐड करिए 2i प्लस i कितना हो जाएगा? माइनस 3j प्लस j प्लस k प्लस k, ये हो गया। ऐड कर लिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट i वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 4 रूट 70। इसी तरह इनका डिफरेंस भी निकालिए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिफरेंस निकालिए, 2i कैप माइनस i कैप कितना होगा? माइनस 3j कैप माइनस j कैप, k कैप माइनस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया रूट। Therefore a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस, hence they are perpendicular। लेकिन देखिए, हम लोग तो टॉपिक 1 कर रहे थे, तो इसलिए ऐसे प्रूव किए। फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो आपको याद आना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट याद करें। डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, a डॉट b, a डॉट, और इसका फार्मूला होता है a b cos थीटा। क्या होता है? a b, और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 क्या होता है? 0। Therefore a डॉट b क्या होगा? तो फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखे तो आपको ये कंडीशन याद आना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आप में से कोई पूछ सकता है सर ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो देखिए, आपको करके दिखा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, सीखिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे एडिशन करते हैं ना, एडिशन कैसे करते हैं? i वाला को i के साथ ऐड कर रहे थे, j वाला को j के साथ, k वाला को, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, j के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को। यहाँ i का कोएफिशिएंट कितना? यहाँ मल्टीप्लाई किए, बस i कैप कुछ नहीं। j का कोएफिशिएंट यहाँ कितना? -3। यहाँ कितना? मल्टीप्लाई किए, k का कोएफिशिएंट यहाँ भी कितना? मल्टीप्लाई किए, 2 + 1 3 -3, 0 आया कि नहीं आया? Hence they are perpendicular। तो ये कैसा, कौन सा मेथड हो गया? सेकंड मेथड। भले हम इसको सेकंड मेथड, इसको फर्स्ट मेथड किए हैं, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक 1 पढ़ रहे थे इसलिए पहले कर दिए। लेकिन आपको हमेशा पहले इसको याद रखना चाहिए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो एकदम माइंड में क्या आना चाहिए कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इसको बोलते हैं फिजिक्स का लैंग्वेज। जब भी हम कभी आगे लिखेंगे कि वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो तुरंत आपके दिमाग में अच्छा मतलब वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इसको बोलते हैं फिजिक्स में ट्रांसलेशन। अंग्रेजी में जो लिखा हुआ चीज है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अगला सवाल 37-38 नंबर जो आपके पैकेज का है कि इस तरह से तीन वेक्टर दिए हुए हैं और आपको बताना है पहले कि इनका सम कितना होगा, फिर इन दोनों का सम माइनस डिफरेंस कितना होगा, और डिफरेंस करके जो वेक्टर आएगा उसका वेक्टर डायग्राम बनाना। तो पहले चलिए, इस वेक्टर का कंपोनेंट बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका हम लोग आई कैप जे कैप में नहीं लिख सकते। इस वेक्टर को देखो कंपोनेंट में बदलेंगे। ये 5 यूनिट का है तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5 cos 37। cos 37 कितना होता है? 5 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। 5 sin 37 तो ये 3 हो जाएगा। मतलब अगर हम पूछें ए बी वेक्टर कितना, तो आप कहेंगे 4i कैप प्लस 3j। इसका कंपोनेंट बदलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सीधा सीधा j कैप में ही लिखा हुआ है। a डैश b डैश वेक्टर कितना?
आप कहेंगे सीधा सीधा 3j कैप। इसका बदलेंगे क्या? कंपाउंड बदलने के लिए वेक्टर के टेल पर ओरिजिन बनाना होता है। टेल पर क्या बना दीजिए? तो कोई आपसे पूछे कि वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट 4√2 cos 45, बोलो। और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट 4√2, जिधर एंगल होता है, ये देखो इधर एंगल था ना, उधर वाला cos, दूसरा वाला sin। cos 45 1/√2, तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया। तो इस वेक्टर का, इसका नाम a1 b1 वेक्टर है, उसको क्या लिखेंगे? 4 इधर की तरफ मतलब -4i कैप, और ये नीचे है मतलब -4j कैप। ठीक। अब इस पहले पार्ट पे क्या लिखा हुआ है? क्या निकालना है आपको पहले पार्ट में? सबको ऐड करना है। पहले पार्ट के अनुसार सबको क्या करना है? सबको ऐड करिए। कैसे ऐड करते हैं? i वाला को i के साथ, तो यहाँ i में 4i है, यहाँ -4i है, 0 हो गया। फिर j वाला को j के साथ, तो यहाँ 3j है, यहाँ 3j, 6j -4j, कितना हो गया? 2j। और ये जो वेक्टर आया, इसका वेक्टर डायग्राम भी बनाना है, तो बनाइए वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। और कितना बनाना है? 2j, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे, यही हो गया 2j का आंसर। उस तरह ab वेक्टर प्लस a डैश b डैश माइनस a1 b1, तो इन दोनों को ऐड करिए, फिर माइनस ये कर दीजिए। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करिए। ये पार्ट, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। a वेक्टर b वेक्टर कितना है? कहां लिखा है? यहाँ। हाँ, ये रिजल्टेंट का, ये जो आंसर आया इसी को वेक्टर डायग्राम में बनाना है। तो 2j क्या क्या लिखा हुआ है? ab वेक्टर, ये लिखा हुआ है, प्लस a डैश b डैश, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4i कैप प्लस, और उसमें से माइनस करना है इसको, तो इसको माइनस करोगे तो सब प्लस में चला जाएगा ना, प्लस 4i कैप प्लस 4, तो i कैप वाला कितना हो गया? 8i कैप प्लस, देखो इसको वेक्टर डायग्राम में बनाना है, x एक्सिस y एक्सिस बना लिए। कितना है? 8i कैप, मतलब इधर की तरफ 8 और ऊपर की तरफ, इससे ऐसे लाइन मिलाइए, इससे ऐसे लाइन मिलाइए, और ओरिजिन से एक एरो बना दीजिए ऐसे। ठीक, तो ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, यही कहलाएगा 8i कैप प्लस, इस तरह से वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो किसी वेक्टर का वेक्टर डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको पूरा का पूरा वेक्टर डायग्राम में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्केल पेंसिल हो तो आप पूरा सही से प्रोटेक्टर लेकर के, एंगल लेकर के बना सकते हैं। पहले आप ये वेक्टर बनाइए, फिर हेड टू टेल लेके ये वेक्टर भी बनाइए, फिर ये बनाइए, तो भी ये आंसर आएगा पूरा वेक्टर डायग्राम बना करके। लेकिन वो पहले सिखाया जाता था जिसमें स्केल पेंसिल, अब उतना का जरूरत नहीं। अगला सवाल दिया हुआ है कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा? क्या पूछ रहा है भाई आपसे? मतलब a वेक्टर जितना है b वेक्टर भी, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी, तो इन सब को हम लोग कुछ मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। हम लोग जानते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? x। अंडर रूट a कितना है? x। b कितना है? 2ab, तो ये भी हो गया 2x स्क्वायर। रूट को इधर भेज दो तो कितना बन गया? ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐड होके प्लस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कटा, तो कटा तो ध्यान ना, यहाँ 1 बचेगा, डिवाइड में कटा है ना, और ये 2 है तो इधर भेज के -2 हो गया, और यहाँ क्या बचा? 2 cos, ये होगा -1, ये हो गया -½ इज इक्वल्स टू, तो थीटा कितना? देखो अभी नहीं याद रहेगा आपको, इसलिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का। 90 डिग्री से आगे का वैल्यू याद रखने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ सिखा रहे हैं।
मान लो आपसे हम पूछे साइन 120 डिग्री, तो आप देखिए 180 से ये कितना कम है, तो साइन 60 जितना होता है लिख दो। ठीक, अगर हम पूछे साइन 150 डिग्री कितना, 30 के बराबर, मतलब साइन 180 डिग्री कितना, 0, तो 0 तो 0 ही होता है ना। 180 ज्यादा नहीं, ये अभी 180 के पास होता है। ठीक है, ये साइन के लिए ट्रिक हो गया। कॉस के लिए भी ऐसे ही, कॉस 120 डिग्री लिखना है तो 180 से कितना कम, कॉस 60 कितना होता है, लेकिन खाली माइनस लगा देना क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इस तरह कॉस 150 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो 30 कम है, तो कॉस 30 होता है √3/2, क्या लगा दो, tan के लिए भी माइनस लगा दो। ठीक है, तो कॉस कितना का वैल्यू माइनस हाफ होता है, 100, निकल गया। यही हम लोग से पूछा था, आपसे क्या पूछा था, एंगल बिटवीन वेक्टर, मतलब थीटा का वैल्यू होता है। ठीक, अब एक दो सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। जैसे देखिए अगला सवाल है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट 16 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो बताइए इंडिविजुअल फोर्स कितना होगा। तो कोई भी वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जरा इस इक्वेशन को देखिए, अभी लिखे थे। ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, जब cos थीटा मैक्सिमम हो, और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1। जब ये 1 आएगा तो ये कितना लिखेंगे, a² + b² + 2ab, और ये तो फार्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, a + b। तो जब भी आपसे मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू 16 दिया हुआ है, और मिनिमम रिजल्टेंट a - b होता है। आपसे दोनों इंडिविजुअल फोर्स पूछा है तो ऐड कर दीजिए, तो b भी कट जाएगा, a निकल जाएगा, a पुट करके b निकाल लीजिए, समझ गया ना। अगला पूछा है कि देखिए एक पर्सन चल रहा है 30 मीटर नॉर्थ में, कितना चल रहा है, तो लिखेंगे 30 j कैप, नॉर्थ मतलब ऊपर, j कैप। 20 मीटर ईस्ट में, मतलब +20, ईस्टर्न बोलते हैं, मतलब आई कैप, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, SW का मतलब, पहले साउथ वेस्ट आपको बता के दिखाते हैं। देखो ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब ऐसे एकदम बीच में, यहां से 45 डिग्री पे, कितने पे, तो ये लिखोगे 30√2, तो इस 30√2 के दो कंपोनेंट होंगे, इस 30√2 का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा 30√2 cos 45, वो 1/√2 होता है, ये हो गया 30। इधर भी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, -30 I कैप -30। इस फॉर्म में लिखने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखते हैं। तो पूछा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लीजिए। आई वाला देखो यहाँ 20 I कैप, ये तो कितना हो जाएगा माइनस, और जे वाला तो दोनों कट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना कहेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो √I का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, उसका रूट लेंगे तो 10 ही हो जाएगा, तो 10 मीटर आंसर। ऐसा नहीं पंकज, तुम्हें पूछ रहा था ये। आखिरी सवाल है कि अगर a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, तो बताइए a + b वेक्टर कितना एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। ठीक, a वेक्टर + b वेक्टर आप लोग निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 आई कैप और -4j कैप प्लस। ठीक, अब इस वेक्टर का एंगल पूछा है किसके साथ, एक्स एक्सिस, तो किसी वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको अल्फा से लिखते हैं, और फॉर्मूला लिखते हैं cos अल्फा। cos अल्फा = x वाला कंपोनेंट बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब √5 का स्क्वायर 25 + 9, तो cos अल्फा = 5/25, 16 9 25 + 25 50, 50 को लिखेंगे 5√2, 5 कटा, cos अल्फा = मतलब अल्फा =
आया समझ में? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।